आज जो है हम लोग इस वीडियो में फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखते आगे। जो फोर्स है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। हमने जो लिखा है वो फोर्स लिखा है बल के बारे में। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम लोग पहले जानना है। फोर्स क्या है? व्हाट इज फोर्स? फोर्स जो है न्यूटन से पहले जो है गैलीलियो से पहले जो है आपको आर्किमिडीज ने इस पर अपना जो है विचार दिया था। फिर न्यूटन के बाद जो मॉडर्न फिजिक्स की जो नींव पड़ती है उस मॉडर्न फिजिक्स के नींव में जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है फोर्स को फिर से जो है अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में फिर नई विचार के साथ जो है दुनिया को देते हैं। हम लोग जो इसमें बात करेंगे यहाँ पर वो करेंगे फिजिकल फोर्स और वो फिजिकल फोर्स जो कि न्यूटन साहब का दिया हुआ है। क्लासिकल मैकेनिक्स के फिजिकल फोर्स के बारे में हम लोग बातें करेंगे। फोर्स क्या है? जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट में जब आप फोर्स को अप्लाई करते हैं, जब इस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स को अप्लाई करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट में जब फोर्स आपने अप्लाई किया तो इसमें जो होगा मोशन होगा। तो मोशन होने के कारण क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा। तो यहाँ पर आगे आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगाया और यहाँ से उठ के यहाँ पर ये फोर्स ऑब्जेक्ट आके वस्तु यहाँ पर मैंने बल लगाया और वस्तु यहाँ पर आया। मान लिया जाए कि ये वस्तु का द्रव्यमान m था, मास इसका m था और इस पोजीशन से इस पोजीशन पर जब वस्तु आई, द्रव्यमान तो इसका बदला नहीं, द्रव्यमान वही रह गया। लेकिन बदला क्या? यहाँ पर अगर मान लीजिए अस्थिर था, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी के साथ प्राप्त हो, कुछ वेलोसिटी लेकर के आ गया, तो जो यहाँ पर जो इसका मोमेंटम होगा, यहाँ पर जो मोमेंटम होगा, ये जो मोमेंटम का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो क्रिएट्स हुआ किसके कारण क्रिएट्स हुआ? ड्यू टू फोर्स, बल के कारण हुआ। तो बल एक फिजिकल फैक्टर है या काउज है जो क्या करता है, जो किसी वस्तु को क्या करेगा, उसमें फिजिकल जो स्टेट है उस फिजिकल स्टेट में चेंज लाने की कोशिश करेगी। अब फिजिकल स्टेट क्या हो सकता है? वो फिजिकल स्टेट हो सकता है उसका शेप हो, उसका मोशंस हो, उसका रेस्ट का स्टेट हो, या और भी जो है डिफरेंट उसकी चीजें आ सकती है। इसमें जब आप पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको फोर्स के बारे में देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग इस वीडियो में जो है केवल क्लासिकल मैकेनिक्स के जो फोर्स है उसी पर हम लोग जो है बातें करेंगे या चर्चा करेंगे। तो ये जो तो आपने देखा, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ लाया, लाने में कुछ समय लगा होगा, कुछ टाइम लगी होगी। मान लिया जो टी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी u था, यहाँ का वेलोसिटी v हो गया। तो मोमेंटम के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर चुका है पहले ही, जैसे हमने आपको पिछले क्लास में जो पिछले वीडियो जो मोमेंटम का बनाया अलग से बना हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। मैंने जो मोमेंटम को डिफाइन किया था कि मास इनटू वेलोसिटी होता है। संवेग के बारे में जो बताया था मोमेंटम या संवेग के बारे में, मास इनटू वेलोसिटी है और यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम हो जाएगा, मान लिया जाए वेक्टर p है तो m वेक्टर u होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो मोमेंटम होगा आपका वेक्टर p2 m वेक्टर v।
तो ये जो देख रहे हैं कि इस जगह इसका अगर मोशन u है तो p1 इक्वल टू m वेक्टर u, और यहाँ पर इसका मोशन v है तो p2 इक्वल टू m इंटू वेक्टर v। ये क्या देगा, ये मोमेंट देगा, ये क्या देगा, मोमेंट देगा इस जगह का और इस जगह का, यहाँ पर ये मोमेंट, यहाँ पर ये मोमेंट। ये जो मोमेंट चेंज हुआ इस बॉडी में किसके कारण, एक हमने फोर्स F अप्लाई किया था, जिसके कारण क्या हुआ, इसका जो मोशन का जो स्टेट था वो u से v में कन्वर्ट हो गया। स्टेट ऑफ मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम u टू चेंज इनटू v, ये जो है u से किस में चेंज हो गया, v में चेंज हो गया। अब ये जो चेंजेज हुआ मोमेंटम का, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम लोग p2 माइनस p1, ये हो गया चेंज ऑफ मोमेंट, p2 माइनस p1 चेंज ऑफ मोमेंट। ये जो देख रहे हैं ये क्या हो गया, चेंज ऑफ मोमेंट हो गया। किसका चेंज ऑफ मोमेंट हो गया, ये चेंज ऑफ मोमेंट हो गया इस ऑब्जेक्ट के ड्यू टू इस फोर्स के कारण जो चेंजेज हुआ मोमेंट में, वही चेंज ऑफ मोमेंट है। चेंज ऑफ मोमेंटम है, मोमेंट अलग होता है, मोमेंटम अलग है, ठीक है। मोमेंटम जो है वो अलग है और मोमेंट अलग है, ये मोमेंटम है, समय इसको कहते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा, ये चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, p2 माइनस p1 हो गया। अब क्या कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम लोग कोई फोर्स लगाते हैं तो उसमें चेंज ऑफ मोमेंट जो होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, अप्लाइड फोर्स पर। तो कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट डिपेंड अपॉन द अप्लाइड फोर्स टू दैट ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंट की चेंज होने की बात हो रही है तो वह यह बात कह रहा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है वह कितना फोर्स लगेगा वो उस पर डिपेंड करता है उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट का। तो इसमें अगर टाइम t देंगे तो यह डिपेंड करेगा किस पर, अप्लाइड फोर्स पर। कहता है कि जो अप्लाइड फोर्स है वह निर्धारित करेगा कि कितना जो है मोमेंट में चेंजिंग होगा। दैट मीन्स the rate of change of moment is directly proportional to the applied force। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट पर जितना बल लगाएंगे वही बल ये डिटरमाइंड करेगा कि उस ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट जो है किस पर निर्भर करेगा, अप्लाइड फोर्स पर निर्भर करेगा, जो बल हम लोगों ने लगाया। तो इसी को हम लोग फर्दर आगे जब देखते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं वेक्टर F इक्वल टू k इंटू p2 माइनस p1 बाई t, वेयर k इज ए कांस्टेंट। k क्या है, कांस्टेंट है। और प्रैक्टिकली जब इसको देखा जाता है तो k का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। तो वेक्टर F इज इक्वल टू आपका हो गया वेक्टर p2 माइनस वेक्टर p1 बाई t। ये जो हो जाएगा आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका फोर्स और मोमेंटम के बीच का रिलेशन। कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स टू दैट ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स हम अप्लाइड करेंगे वो इसके बराबर होगा। अब इसमें देखिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर का डिफरेंस और सम दोनों क्या होगा, ऑलवेज वेक्टर होगा। The sum of two vector and the difference of two vector is always a vector quantity। मतलब दो वेक्टर का जोड़ और दो वेक्टर का घटाव सदैव वेक्टर होता है, मतलब सदैव सदिश राशि होता है। दो सदिशों का जोड़ या दो सदिशों का अंतर सदैव क्या होती है, सदिश राशि होती है। इसलिए ऊपर वाला जो देख रहे हैं वो क्या है, सदिश है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टाइम जो है वो अदिश है, वो स्केलर है। तो जब किसी वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर से गुणा कीजिए, स्केलर से भाग दीजिए तो ऑलवेज क्या होगा, वो ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर पर स्केलर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि वो वेक्टर के नेचर को स्वभाव करते। दैट मींस वेक्टर नेचर इज डोमिनेट ओवर द नेचर ऑफ द स्केलर। जो स्केलर का नेचर है उस पर वेक्टर का नेचर डोमिनेंट है, वो प्रभावी है, वह जो है सशक्त है, वह मजबूत है।
तो यहाँ पर जो है यह क्या होगा, यह वेक्टर होगा, और क्योंकि आपने वेक्टर में डिवाइड किया स्केलर से, इसलिए पूरी क्वांटिटी जो होगी वेक्टर क्वांटिटी होगी, मतलब सदिश राशि होगी। यही कारण है कि बल भी क्या होगी, यह सदिश होगी, यह भी क्या होगा, सदिश होगा। तो बल आपका क्या हो गया, सदिश राशि हो गया, मतलब वेक्टर क्वांटिटी हो गया। जैसा कि आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहते हैं जो क्या करे, जो ट्रिंगुलर लॉ को फॉलो करे, जिसके पास डायरेक्शंस हो और जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, तब हम लोग कहेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है। अदरवाइज दैट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। ये सभी जो अपने फोर्स के बारे में जो देखा, ये देखा क्या देखा कि फोर्स एक सदिश राशि है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, और चेंज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। इसका डिफिनेशंस भी यही होगा। ये डिफिनेशंस जो है न्यूटन साहब के जो सेकेंड्स लॉ है, न्यूटन साहब के जो दूसरा नियम है, पूछता है कि न्यूटन साहब का दूसरा नियम से क्या हमें प्राप्त होता है, तो न्यूटन साहब के सेकेंड लॉ से हमें बल का व्यंजन प्राप्त होता है, बल का व्यंजन प्राप्त होता है। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन साहब क्या कहता है कि किसी भी वस्तु में लगाए गए जो बल है, वह बल क्या है, वह बल निर्भर करता है उस वस्तु के मोमेंट में परिवर्तन के दर को, या किसी वस्तु के संवेग में या मोमेंटम में जो परिवर्तन का जो दर है, वह निर्भर करता है किस पर, उस वस्तु पर लगाए गए बल का। एक ही बात को आप दो तरीके से कर सकते हैं कि अगर A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, दैट मीन B इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. Both are the same statement, nothing is different, because both are symmetric relations to each other. If A is symmetric to B and B is, we can say that B is also symmetric to A. If any statement A is symmetric to the statement B, that means B statement B also will be symmetric to statement A. तो इस तरह की जब बातें हो उसमें जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो स्टेटमेंट होता है वह क्या होता है, सिमेट्रिक स्टेटमेंट होता है। अगर आपको कहे A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, दैट मींस B इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, B इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. दैट मींस सच टाइप ऑफ रिलेशंस is said symmetric relations, symmetric relations, symmetric relations इसको तरह का कहते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट को symmetric स्टेटमेंट कहेंगे। तो इसमें यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वह क्या है, वह अप्लाइड फोर्स के बराबर है, जो फोर्स हमने लगाया था उसके बराबर। अब जो है आपने ये देख लिया कि फोर्स क्या है, सदिश राशि है। जैसे मोमेंटम सदिश राशि है, उसी प्रकार फोर्स भी सदिश राशि है। अब इसको जो है अगर एक्सप्रेशंस के रूप में फर्दर देखें हम लोग, वेक्टर F इज इक्वल टू m वेक्टर v माइनस m वेक्टर u बाई t, क्योंकि आपने देखा कि जो P2 है वह क्या है, वह P2 जो आपने देखा m वेक्टर v है और P1 जो है m वेक्टर u है। अब इसी में जो है ना हम लोग अगर कॉमन ले लें m को, तो ये हो जाएगा वेक्टर v माइनस वेक्टर u बाई t हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं वेक्टर m इंटू वेक्टर v माइनस वेक्टर u बाई t, और इसको आप एक्सेलरेशन मान सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, वेक्टर a होता है, इज इक्वल टू वेक्टर v माइनस वेक्टर t होता है। यहाँ पर जो वेक्टर a देखते हैं, यहाँ पर आप छोटी f भी लिख सकते हैं। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा vector F is equal to m vector F. Here we should mean that vector F is a force. That means vector F is used as a symbol of force and small vector F is used as a symbol of accelerations. यहाँ पर जो ये एक्सेलरेशंस का सिंबल है और यहाँ पर जो है फोर्स का सिंबल है, छोटी जो F दिया जाता है वो फोर्स के एक्सेलरेशंस के लिए है। लेकिन जनरली जो यूज करेंगे हम लोग वो क्या करेंगे, ये छोटी a करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशंस का जो शब्द है ACCELERATION एक्सेलरेशंस, तो उसको फर्स्ट लेटर छोटी a है
फर्स्ट लेटर ए है, उसकी छोटी स्मॉल लेटर ए यूज करेंगे, जिसे मॉस में द्रव्यमान होता है उसके लिए एम यूज करते हैं। ये जो हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये फोर्स अर्थात बल का एक्सप्रेशन हो गया कि फोर्स F इक्वल टू एम इंटू वेक्टर ए होगा, या इसको यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं, इतना ये होगा। अब हम लोग जो देखेंगे इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका यूनिट, और जब फैक्टर नहीं, जनरली हम लोग फोर्स के मैग्नीट्यूड पर जब बात करते हैं सीधा हम लोग लिखते हैं F इक्वल टू एम ए लिख देते हैं। अब जो हम लोग बातें करेंगे डायमेंशन पर, जिसको हम लोग हिंदी में बीमो कहते हैं। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा, ये जो है बड़ा मायने रखता है, एसआई यूनिट और डायमेंशन। जो फोर्स है वह एक क्या है, भौतिक राशि है, और यह कैसी भौतिक राशि है, यह सदिश वाली भौतिक राशि है। अब मास का जो यूनिट होता है, आपने पढ़ा है कि जो मास का यूनिट होता है वो एसआई यूनिट किलोग्राम होता है। और एक्सेलरेशन जब मैंने आपको वीडियो भी बनाया हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक्सेलरेशन के लिए जो हमने कहा आपको, इसके लिए जो होता है मीटर और सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का। तो एसआई यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी एसआई यूनिट से हम लोग डायमेंशन को आसानी से लिख देंगे। किलोग्राम के लिए हम लोग एम लिख देंगे, मास है इसके लिए मीटर है, ये मीटर के लिए हम लोग लेंथ लिखेंगे, और टाइम है उसके लिए हम लोग टी लिखेंगे, एस स्क्वायर है तो टी स्क्वायर। इसी को रीअरेंज करके जब लिखेंगे एम पावर 1 एल पावर 1 और टी पावर -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल टी पावर 2, क्योंकि एस स्क्वायर है, एस है समय के लिए, सेकेंड है, टी स्क्वायर देंगे, एम है मीटर के लिए, लेंथ है, एल देंगे, एक किलोग्राम है मास के लिए, कैपिटल एम देंगे। तो ये जो हो जाएगा आपका डायमेंशन हो गया, बीमा हो गया किसका, फोर्स का। ये किसका बीमा हो गया, फोर्स का, मतलब बल का ये डायमेंशन या बीमा आपने निकाल लिया, m1 l1 t-2, मतलब m का जो होगा डायमेंशन 1, l का 1 और t का -2 डायमेंशन होगा, किसमें, फोर्स में। ये जो है फोर्स का ये सभी बातें था, मैंने आपको जो है छोटी छोटी चीजें जो टूल्स है इसको मिला करके मैंने आपको बताया। अब जो हम लोग देखेंगे, अब इस पर जो हम लोग बातें करेंगे, जैसे अब इसका जो एप्लीकेशन बेस्ड होगा, जो एक्स्ट्रा कोई बातें इसमें जब जुटेंगी तो वो क्या जुटेंगी, जैसे मान लिया जाए एक फोर्स है इधर लग रही है, और दूसरा फोर्स जो पृथ्वी का जो ग्रेविटी है जिसके कारण किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, तो ये वस्तु में क्या हो रहा है, एक बाधा उत्पन्न हो रहा है, इसको हम लोग कहेंगे रेसिस्टेंस। जो इस फोर्स के अगेंस्ट में काम करेगा उसको कहेंगे हम लोग प्रतिरोध, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो वहाँ रेसिस्टेंस पढ़ते हैं, और यहाँ पर जो है ये रेसिस्टेंस वाला जो फोर्स है उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो फ्रिक्शन का भी एसआई यूनिट क्या होगा, वह भी एसआई यूनिट न्यूटन होगा, या मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, तो इसको हम लोग न्यूटन कैपिटल एन से इंडिकेट करेंगे इसको। तो फोर्स और फ्रिक्शंस दोनों का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको न्यूटन से हम लोग इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अब जो बातें आती है कि कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि इसका सीजीएस यूनिट क्या है, तो ये भी फेमस है, ये डाइन होता है, DYNE डाइन। सीजीएस यूनिट जो फोर्स का होता है वो क्या होता है, डाइन होता है, वो क्या होता है, डाइन होता है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि कन्वर्सेशन बताऊंगा आपको सीजीएस और एसआई यूनिट्स में कन्वर्सेशन के कुछ फैक्टर्स फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग से बना दूंगा इसके लिए। तो ये जो हम लोगों ने देखा, ये आपने देखा कि जो डायमेंशंस है फोर्स का, एसआई यूनिट्स जो है फोर्स का, जो फ्रिक्शंस है, तो फ्रिक्शंस क्या है, वो भी एक प्रकार का फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के जो मोशंस है उसके अगेंस्ट में ये काम करता है। अब फोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, है आखिर क्या, एक्चुअल है क्या। फोर्स जो है वह क्या है, वह एक एक्सटर्नल कॉज है। वह क्या है, एक एक्सटर्नल कॉज है। क्लासिकल मैकेनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग जगह जब जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है।
तो ये मैं जो बातें कर रही हूँ वो न्यूटन साहब ने जो दिया था फोर्स, उसकी मैं बातें कर रहा हूँ। तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम लोग यह बताते हैं कि यह एक ऐसा कारक है, यह ऐसा एक फैक्टर है जो बॉडी का जो शेप है, जो साइज है, जो स्टेट है, उस स्टेट को वो क्या कर रहा है, या तो परिवर्तन कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जो कोई जरूरी नहीं है कि जो फोर्स हमने लगाया वह आपको कुछ रिजल्ट दे ही। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये जो है स्क्रीन है, इस स्क्रीन को मैंने ऐसे करके दाबने के बाद इसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, कोई इसमें शेप साइज में चेंज नहीं हुआ। तो ये जो होता है ये एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस नहीं हुआ है। जब तक ये अनबैलेंस नहीं हुआ तब तक इस पर विकृति नहीं ला सकता है। तो फोर्स का एक लिमिट है जिसे आ गया ये जो फोर्स है इसका एक लिमिट है कि जब तक हम लोग उतना जोर से नहीं लगाएंगे जितना से इसमें कुछ ना कुछ हलचल मचे, मतलब विकृति है, तब तक के लिए बैलेंस्ड फोर्स हो गया। जब इसमें जो है कोई परिवर्तन ये ला दे तब इसको हम लोग कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। तो जब इक्विलिब्रियम रहता है तो उसकी कंडीशन, जैसे आप बैठे हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर फोर्स नहीं लग रहा। देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ फोर्सेस आर वर्किंग इन द यूनिवर्स, बहुत सारे फोर्स कर रहे हैं, बट दैट सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी reduced in a single force and that force may be zero। जनरली जो हम लोग देखते हैं जब बैलेंस में रहते हैं तो नेट फोर्स जीरो को फील करते हैं। वो ड्यू टू क्या, वो ड्यू टू जो है वो क्या है, बैलेंस के कारण है। अगर वो बैलेंस नहीं रहे तो जो है हम लोग क्या करते हैं, मूव करते रहेंगे, हर वक्त जो उछलते कूदते इधर उधर होते रहेंगे। लेकिन जो फोर्स जो हम लोगों के ऊपर एक्ट कर रहा है वो बैलेंस्ड फोर्स है, वो इक्विलिब्रियम में है। अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं, मोशंस में रहते हैं। हमारी जो बॉडी है, हमारे जो शरीर है, वो जहाँ पर आप बैठे हैं आप आराम से रहते हैं। जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा अपने बॉडी को हरकत में नहीं लाते तब तक आप में मोशंस नहीं होती है। जैसे आप देखते जब सांस लेते तो उसमें भी फोर्स लगता है, मस्कुलर फोर्स से क्या करते हैं आप अपने लंग्स को फैलाते, ऐसे 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 करते हैं हम लोग, फैलाते हैं। तो ये सभी जो चीजें आपने जो देखा या सुना, जो समझा, ये सभी जो है फोर्स से रिलेटेड था। और जो है कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए जो है अलग से मैं मैकेनिक्स का कुछ कुछ क्वेश्चंस पर मैं बातें बाद में करूँगा। आज जो हम लोग फोर्स के बारे में ये सभी जो सीखा हम लोगों ने, और यहीं रहते हैं। फिर जो है हम लोग और भी फिजिक्स के छोटे छोटे ऐसे ही टूल्स लेकर के मैं आऊँगा, छोटी छोटी वीडियो लेकर के फिजिक्स का और भी सब्जेक्ट का मैंने बनाया है, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें मेरी कोशिश है कि इसमें बहुत सारे जो मेरे पास संचित ज्ञान है उसको चाहता हूँ मैं लोगों के बीच में शेयर करूँ। धन्यवाद।